तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 417 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि लू फेंग को पता चल गया था कि उसके पीछे पूरी की पूरी टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन ही पड़ने वाली है और लू फेंग में जल्दबाजी में था। आते ही लू फेंग कहता है जल्दी करो रिमोट। उस दिन लू फेंग गोल्डन और बीस एक साथ खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि होंग एलायंस के कई सारे ग्रेट बैंक्स यहाँ पे आने वाले हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पे पिरियन रेस होंग एलायंस और नॉर्थन टेरिटरीज के बंदे भी थे जिन्होंने मेरे वैल्यूबल्स को देख लिया है। हो सकता है कि वो सभी एक साथ यहाँ पे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे जल्दी से निकलना होगा। अब लू फेंग अपनी रिमोट ओशन ले बॉडी को भी 6 फीट टॉल में स्विंग कर देता है। वहीं पे गोल्डन और बीस के बैक पे बैठ जाता है और उसके पास अभी एक ही चाह था यहाँ से भागने का। अब गोल्डन हॉर्न की बीस की फ्लाइट की स्पीड पहुंच जाती और उसी की मदद से वो वहां से निकलने वाला था और वो वहां से निकलने लगता है और बीम ऑफ फ्लाइट बन के निकल जाता है। फिर हमें दूसरे मूवमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स का दिखाया जाता है जो कि एक की ब्लड पैलेस लीडर होता है। वहीं पे दूसरा बेइंफेंग नाइट जो कि नॉर्थन टेरिटरी प्लेस का होता है। वो सभी उसी तरफ आ रहे होते हैं जहाँ पे लू फेंग से पहले उन्होंने फाइट किया होता है। देखा जाए तो ओरिजिनल स्टार बहुत ही इनॉर्मस था, बहुत ही बड़ा था और लाइट की स्पीड से भी वहाँ पे ट्रैवल करने में ऑलमोस्ट हावर्स से भी ज़्यादा लग जाता है। और लू फेंग तो पहले ही वहाँ से निकलने की फिराक में बन चुका था। लू फेंग के पास वहाँ पे की ब्लड पैलेस लीडर और बिग फैंग नाइट नहीं आए थे, लेकिन ये सिर्फ टाइम का मैटर था। यहाँ पे वो लोग बहुत ही जल्दी आने वाले थे। जहाँ पर पहले लू फेंग रुका हुआ था, यहाँ तक कि फूमो मास्टर भी आने वाला था, लेकिन देखा जाए तो फूमो मास्टर थोड़ा सा स्लोली आ रहा था। देखा जाए तो वहाँ पे कई सारे ओरिजिनल स्टार्स मौजूद थे जो कि सेम टू सेम लगते हैं। उन सब का डायमीटर 60 बिलियन मास था और लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के बाद भी अगर वो लोग यहाँ पे फ्लाई करेंगे 6 बिलियन मास में तो वह 1 घंटा में पहुँच पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा एरिया था और ग्रेट बीम सब लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं। अब फाइनली की ब्लड पैलेस लीडर और बेइंफेंग नाइट वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे वो लोग सामने एक गोल्डन नाइट को देखते हैं जो कि असल में गोल्डन हॉर्न बेस्ड होता है और सभी लू फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, उसको पीछा करने लगते हैं। फिर हमें सीन चेंज कर दो बॉडी को दिखाया जाता है जो कि रिमोट ओशन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बेस्ड होती है, जो कि देखते हैं कि उसके पीछे दो लाइट की जैसे फ्लैश आ रही होती है। लू फेंग इसको देखकर जान जाता है कि यहाँ पे दूसरे रेसेस के ग्रेट बीइंग आ रहे हैं। अनलाइकली वो उसके पीछे आ रहे हैं और लू फेंग को विश्वास नहीं होता कि आखिरकार वो इतने फास्ट कैसे हो सकते हैं। इसके बाद लू फेंग आगे बढ़ने लगता है, उन सबसे दूरी बनाए रखता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उस दोनों साफ टर्न लेते हैं। अब लू फेंग को भी पता चल जाता है कि वो मेरे पीछे हैं और लू फेंग को भी ऑलरेडी पता चल जाता है कि उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब यहाँ पे की ब्लड पैलेस लीडर को दिखाया जाता है, इसके बगल में बेइंफेंग नाइट को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पे उनमें से 3 हॉर्न से। अब लू फेंग जल्दी अपने रिमोट ओशन को अपने वर्ल्ड रिंग में रख लेता है। वो दोनों जितने भी नाइट ओवरलॉर्ड्स थे वो सभी उसके पीछे रहे होते हैं। अब जनरली हमें यहाँ बताया जाता है कि यूनिवर्स नाइट जो कि अपने फाइनेकल लेवल ऑफ लॉ कंपटीशन में आ जाते हैं और वो अपने टेक्निक क्रिएशन को भी अच्छे से मास्टर कर लेते हैं। वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो कभी कभी तो यूनिवर्स मास्टर को भी टक्कर दे देते हैं। लेकिन देखा जाए यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स तो उनके पास बहुत ही ऑर्डिनरी ट्रेजर्स होते हैं और कुछ के पास सीनियर ट्रेजर्स मौजूद होते हैं। ये सभी अलग अलग लेवल पे डिपेंड करता है और उन सबके लाइफ जीन लेवल भी 8000 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है सिर्फ स्पेशल लाइफ फॉर्म में ही। और बात रही ब्लड की पैलेस लीडर की तो वो एक सीनियर ट्रेजर्स के हैं और बेइंफेंग नाइट वो एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड है जो कि सोल अटैक में प्रोफिशिएंट है। अब दिखाया जाता है वहाँ पे उन्हीं ओवरलॉर्ड्स को जो कहता है स्पेस बीस्ट यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है जहाँ से तुम भाग सकते हो, जल्दी से हमें वो ब्लेड दे दो। अब वो लोग लू फेंग के वही ब्लेड से लेने आए थे जो कि लू फेंग ने उन सबको हरा कर लिए होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि
वो इतना जल्दी डिस्कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग का प्लान था कि वो एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पर निकल जाएगा, जिसकी वजह से वो हो सकता था कि बच सकता था, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो उनकी ट्रैप में जाने वाला था, लेकिन लू फेंग बच गया था। अब लू फेंग दूसरे ओरिजिनल स्टार में जाने के लिए दूसरे पोर्टल का सहारा लेना पड़ता, लेकिन वहां पर पहले से ही सिपाही तैनात होंगे। अब दिखाया जाता है हमें उन दोनों नाइट को, जो कि सब चीज उनके कंट्रोल के अंदर था, और की ब्लड पैलेस लीडर कहते हैं कि चलो अब ये तुम्हारा टर्न है। अब बेफिंग नाइट लू फेंग की तरफ देखते हैं। सडनली वहाँ का जो टाइम का फ्लो होता है वो ट्विस्ट होने लगता है। एक इनविंसिबल सोल अटैक लू फेंग के गोल्डन और बीस्ट के जाके लगता है, उसके बॉडी को पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाने लगता है। अब ऐसे ही उसकी गॉडली पावर भी कंज्यूम होने लगती है, और उसकी गॉडली पावर में उसकी सोल इम्प्रिंट भी लगी हुई थी। अगर यहाँ पर जरा सा भी लू फेंग लापरवाह होता तो वो मारा जाता, लेकिन दिखाया जाता कि लू फेंग का वो पावर पेड़ उन सबको आराम से रिपेल कर देता है। वो सोल इल्यूजन जो कि उस नाइट ने किया होता है वो लू फेंग के सामने नहीं टिक पाता, वो जरा सा भी उसको इफेक्ट नहीं कर पाता। बेफिंग नाइट को दिखाया जाता है जो कि कंटिन्यूअसली गोल्डन ऑन बीस की तरफ देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपने सोल अटैक कर रहा था लू फेंग पर ही। जिसके बाद वो अपने दूसरे की ब्लड पैलेस लीडर से बात करता और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैंने उसके सोल को सक्सेसफुली इलोड कर पाया हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरे सोल अटैक से उस पर जरूर अफेक्ट पड़ा होगा, वो जरूर घायल होगा। तो चलो अब ये तुम्हारा टर्न है। तो हमें की ब्लड पैलेस के लीडर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कहता है कि बस तुम यही रहो, मेरे पास सब छोड़ दो, अब तुम मुझे बस देखते जाओ। जिसके बाद वो गोल्डन और बीस पे फ्लैश की तरह अटैक करने जाता है। वहीं पे बेफिंग नाम उसको फॉलो कर रहा था। अब की ब्लड पैलेस लीडर लू फेंग के गोल्डन और बीस की तरफ दहाड़ कर जाता है और अपने एंशिएंट स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है। अब उसके एंशिएंट स्पीयर में 3 ब्लड स्टोन्स लगे हुए थे, जो कि बहुत ही पावरफुल लॉ इनकार्विंग से घिरे हुए थे। अब की ब्लड पैलेस लीडर ने उसमें ब्लड एनर्जी को ट्रांसमिट करके लू फेंग के गोल्डन और बीस पे अटैक कर दिया होता है, उसके बॉडी पे सीधे दे मारता है। अब की ब्लड पैलेस लीडर उसके अपने अंदर गॉडली पावर को कंज्यूम करके उसके अंदर अपने स्पीयर को भेजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे स्पीयर गोल्डन और बीस को जरा सा भी नहीं नुकसान पहुंचा पा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर सीयू विंग्स का कवर चढ़ा हुआ था। स्पीयर पूरी तरह से फोर्सफुली उसको ट्विस्ट करके उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ का स्पेस भी उसकी वजह से टीयर हो गया था, लेकिन लू फेंग पे असर नहीं पड़ रहा था। दिखाया जाता है कि वो ऑलमाइटी वेपन गोल्डन ऑन बीस से बाउंस बैक होके पीछे आ जाता है। यहाँ पे वो एक पूरी तरह से शॉक वेव प्रोड्यूस करता है, जिसे देखकर की ब्लड पैलेस लीडर कहता है कि उसे जाने मत दो। तो दोनों मिलकर लू फेंग के गोल्डन ऑन बीस को यहाँ पे ऐसे ही खरीदने लगते हैं। फिर हमें सीन चेंज के लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब देखा जाए तो गोल्डन और बीस ने सारे ब्लास्ट को सर्वाइव कर पाया था, लेकिन लू फेंग भी उसके इंजरी को फील कर पा रहा था। और यहाँ पे लू फेंग ने पूरी तरह से उसको डिफ्लेक्ट नहीं करने का सोचा होता है। पहले उसने सोचा होता है कि ना मैं स्टेरिक स्पीयर के थोड़े से पावर को सह कर देखूँ ये आखिरकार ये कितना ये सह पाता है। लू फेंग ऐसा ही करता है, लेकिन देखा जाए तो ये इतना भी कारगर नहीं होता है। अब हालांकि सी वुंग्स इतना रेसिस्ट नहीं कर पाता है, इसी कारण वो थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था। अब लू फेंग जान चुका था कि ये पावरफुल अटैक किसी भी ऑर्डिनरी टू ट्रेजर से बहुत ही कम है। सी विंग्स एक फ्लाइंग टाइप ट्रेजर है, वो ज़्यादा इसको नहीं सह पाएगा, लेकिन लू फेंग के पास फोर्स आर्मर था, जिसकी वजह से वो 99.99% को आराम से वीकेंड कर पा रहा था। देखा जाए इन सबको मिलाकर तो उस ब्लडी स्पेयर ने उसके 1/20,000 पावर को ही सिर्फ डिस्टर्ब किया था, और यहाँ पर लू फेंग को ये महसूस नहीं हुआ था, और यहाँ पर लू फेंग आसानी से उसको रोक लिया था। और अब फिर ऐसे ही थोड़ी सी बकवास लिखी हुई होती है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ और दिखाया जाता है हमें की ब्लड पैलेस लीडर को, जो कि शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर वो इतना पावर क्या है। अगर यहाँ पे मैंने किसी ऑर्डिनरी टू ट्रेजर से यहाँ पे अटैक किया होता तो मैं मान सकता था, लेकिन मैंने उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक किया है। मैंने अपनी गॉडली पावर
मैंने अपने गॉली बॉडी तक को बॉन्ड कर दिया है, लेकिन फिर भी उसका सोल वीकन नहीं हुआ, उसके बॉडी पे जैसा भी दरार नहीं पड़ा, उसकी अनडाइंग बॉडी कम नहीं हुई है। अगर यहाँ पे मैंने अपने अल्टीमेट टेक्निक 1000 गॉली बॉडी को भी यूज़ किया है, तब भी उसे थोड़ा सा सेवरली इंजर्ड होना चाहिए था, लेकिन गोल्डन वन बीस्ट तो इंजर्ड हुआ ही नहीं था। इसी कारण वो बहुत ही हैरान होता है, जिसे देखकर कि ब्लड पैलेस लीडर कहता है कि वो बहुत ही फास्ट है, बेफिंग नाइट जल्दी करो, उसे रोकना होगा। तो बेफिंग नाइट कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझ पे छोड़ दो, और फिर से वो अपने सोल अटैक करता है लू फेंग पे। लेकिन क्या होता है, लू फेंग इससे अफेक्ट ही नहीं होता है, और वो भी अमेज हो जाता है कि क्या वो इससे अफेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपकी ब्लड पैलेस लीडर कहता है कि हम लोग ट्रिक किए गए हैं, वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रहा है, उसने मेरे इस इनॉर्मस पावर को भी डिफेंड कर लिया है, वो मैं इंस्टॉल कर रहा, वो मैं इंसल्ट कर रहा, उसे रोकूं कैसे भी करके, मुझे इंसल्ट करने का उसे कॉन्सिक्वेंस नतीजा भुगतना होगा, वो यहाँ से नहीं भाग सकता। अब दोनों के दोनों बहुत ही गुस्से थे, क्योंकि उन दोनों के पावरफुल अटैक को लू फेंग ने यूं ही रोक लिया था, और लू फेंग पे उसका कुछ भी असर नहीं था। इसी कारण वो सब इतने ज़्यादा गुस्सा था। लेकिन यहाँ पे लू फेंग भी बड़े आराम से निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे बात पलट जाती है कि वो लोग फिर से अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब लू फेंग यहाँ जान चुका था कि अभी वो मुसीबत में पड़ने वाला है। गोल्डन बीस्ट अपने गोल्डन विंग को खोलता है, वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, और वो अपने बॉडी साइज को ही बड़ा और छोटा कर रहा था मुताबिक जब वो अटैक करता था, ताकि अगर देखा जाए तो बड़ा बॉडी जब लू फेंग करता था तो उस वक्त साइज कंपैरिजन के हिसाब से लू फेंग डैमेज को रिड्यूस कर देता था। यहाँ पे वो दोनों अभी भी चेज कर रहे थे। अब लू फेंग क्या था कि तुम दोनों मुझे अभी भी चीज़ कर रहे हो, लेकिन क्या हुआ, मेरे पास फोर्स आर्मर है, और तुम दोनों को सच में लगता है कि क्या तुम दोनों में हर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लू फेंग सोल अटैक से भी बिल्कुल तरह से इम्यून हो गया था, और वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम मुझे कैसे रोकते हो, क्या तुम मुझे अपने स्पिरिचुअल फोर्स वेपन से रोक पाते हो या फिर नहीं। ऐसे ही उन सब में बातें होने लगती है। अब यहाँ पे दोनों अटैक करने लगते हैं, लेकिन लू फेंग बड़ी आसानी से अपने विंग्स के सहारे उन सब से बच रहा होता है, और उन दोनों को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर लू फेंग कैसे बच पा रहा है। इन दोनों में कई सारे फाउट होती है, कई सारे स्लैसेस पड़ते हैं, लेकिन लू फेंग हर बार उसको रोक रहा था, जिसको देखकर कि ब्लड पैलेस बिल्कुल तरह से हैरान हो गया था कि आखिर कैसे हो सकता है। और अभी तक दिखाया जाता है कि ब्लड पैलेस लीडर ने अपने 9% अनडाइंग बॉडी को कंज्यूम कर लिया होता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करने के लिए। लेकिन देखा जाए तो वो उसके लू फेंग के जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट का बॉडी होता है, उसके सिर्फ 1/1000 गॉली बॉडी को ही कंज्यूम किया होता है, जो कि बहुत ही कम होता है। और स्पीड से उसने 13 टाइम्स कंजिक्यूटिवली अटैक किया था, लेकिन फिर भी लू फेंग का अनडाइंग बॉडी थोड़ा सा भी वीक नहीं हुआ था, जिसे देखकर वो शॉक और गुस्सा दोनों हो रहा था। वो क्या था, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। बेफिंग नाइट और की ब्लड पैलेस लीडर को दिखाया जाता है, जो कि गोल्डन हॉर्न बेस की तरफ घूरकर देखने लगते हैं, और यहाँ पर वो जान गए थे कि वो कम्प्लीटली इसमें ट्रैप हो गए हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि लू फेंग ने भी अपने डोमेन टाइप वैल्यूएबल को एक्टिवेट कर लिया होता है, और लू फेंग कहता है कि चलो अब मेरा बारी है तुम्हारा लेसन सिखाने के लिए, और वो उन सब पे अटैक करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। अब देखा जाए तो उन सब ने अपने थोड़े थोड़े बॉडी को कंज्यूम कर लिया था, लेकिन वो लोग भी यूनिवर्स ओवरलॉर्ड थे, तो इतना मारना उन सबको आसान तो नहीं था। बेफिंग नाइट को दिखाया जाता है, जो कहता है इम्प्रेसिव, ये स्पेस बेस्ड अलायंस भी बहुत ही ग्रेट बीइंग होते हैं, उनके पास दो डोमेन टाइप ट्रेजर भी है, साथ में एक फ्लाइंग टाइप ट्रू ट्रेजर भी है, और उनके पास कई सारे ऐसे भी है जो कि इसके सोल को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे की ब्लड पैलेस लीडर कहता है कि हाँ, ये तो सच में सीनियर ट्रू ट्रेजर है, और यहाँ पे इसको ट्रिगर किया गया है। अगर यहाँ पे ये ऑर्डिनरी ट्रू ट्रेजर होता तो मेरे ब्लड की स्पेयर को ये इतनी आसानी से डिफेंड नहीं कर पाता। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, और अभी के मर्तबा वो दोनों भी ट्रबल में होते हैं, क्योंकि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को जान चुके होते हैं कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन अभी लू फेंग का बारी था उन सब पे अटैक करने के लिए, और बेफिंग नाइट क्या था कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका आर्मर बहुत ही पावरफुल है। तो की ब्लड पैलेस लीडर कहता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो बेफिंग नाइट कहता है कि पहला मर्तबा तो हम लोग यहाँ पे हार नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे हमने गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फाइट की है, और यहाँ पे किसी और ग्रेट बीइंग ने हमें नहीं देखा है, और हम दोनों अगर किसी को बताएंगे भी नहीं तो हमारा बेइज्जती नहीं होगा। सेकेंडली हम
लोग अपने अलायंस में जाएंगे और अपने यूनिवर्स मास्टर से कहेंगे इसके बारे में और इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट का हंट डाउन कर सके। और ये लोग प्लान बनाते हैं कि वो अपने नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस में जाएंगे और वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल जितने भी बंदे होंगे उन सबको लेकर आएंगे। अगर होगा तो वहाँ के यूनिवर्स मास्टर तक को लाएंगे। और देखा जाए तो नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस वहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स में से एक आते हैं जो कि लू फेंग को आसानी से मार सकते हैं। और फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, जहाँ पे लू फेंग उन सबसे बचकर तो निकल आया था, लेकिन वो कहता है कि आखिर मैं इसे क्या करना चाहिए, मेरा ओरिजिनल प्लान यहाँ काम नहीं कर रहा है। अब लू फेंग जानता था कि ये गॉडली ब्लेड जो कि ब्लेड रिवर लू है उसके बारे में सबको पता चल चुका है। और लू फेंग ने ओरिजिनल प्लान से ये बनाया था कि पहले वो व्हीलपुल के पास जाएगा और वहां से जब वो जाएगा तो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट मोसा बॉडी और रिमोट ओसिन बॉडी को टेम्परेली सेपरेट कर लेगा, जहाँ पे वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट से सारे ट्रांसफर मोसा बॉडी को दे देगा और वो अपने साथ रिमोट ओसिन बॉडी को कैरी करेगा और वो अपने आप को कहीं मर्ड में कीचड़ में छिपा लेगा, जिसके कारण गोल्डन हॉर्न बीस्ट वहाँ पे व्हीलपुल को पास करने की कोशिश करेगा। अगर सक्सेस हुआ तो मोसा बॉडी भी फॉलो करेगा, अगर फेल हुआ तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा। और इसी के साथ लू फेंग अपने अर्थलिंग बॉडी को प्राइमर के सिटी लीडर के पास भेजेगा हेल्प के लिए, वो भी वर्चुअल में से। अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। लू फेंग का जो प्लानिंग होता है वो ये होता है कि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को पोर्टल के थ्रू पार कराकर दूसरी जगह पहुंचाना चाहता था। अगर उसमें पास हो जाता तो वैसे ही अपनी बाकी बॉडी को जिसमें उसने ट्रेजर रखा है उसे पास कराकर वहां चला जाता। अगर फेल हो जाता तो वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता, जिससे कि सबको लगता कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो मारा जा चुका है, जिसके बाद वो सभी लू फेंग का पीछा करना छोड़ देते हैं। और यही लू फेंग का प्लान होता है। यहाँ पे अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो लू फेंग यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी लीडर से मदद मांगेगा और यही लू फेंग के लिए रास्ता था। लू फेंग यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी लीडर के पावर का ही यूज कर सकता था, जबकि लू फेंग का प्लान अभी काम नहीं कर रहा था, तो वो ऐसा ही करने का सोचता है और यहाँ पे वो यही करने का सोचता है। और अब फिर इन सारे प्लान को थोड़ा सा रिपीट करता है, तो यहाँ पे बहुत ही बकवास होती है जो कि प्लान के बारे में होती है, जिसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब सब चीज़ सोचने के बाद लू फेंग ये फाइनली डिसाइड करता है कि मुझे अपने टीचर से भी बात करना होगा। या फिर हमें सीन चेंज कर एपिक थंडर आइलैंड वर्चुअल यूनिवर्स प्राइमर के सिटी लीडर की पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग आता है और कहता टीचर अब बहुत बार गोल्डन के बाहर आता है और कहता है लू फेंग आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम तो ओरिजिनल स्टार में था। तो यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मेरे पास इमरजेंसी हो गई है, मैंने अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को और मोसा क्लैन की बॉडी को ओरिजिनल स्टार में भेजा हुआ है। तो ये सुनकर प्राइमर के सिटी उसके बातों को सुन रहे होते हैं। अब लू फेंग आगे बोलता है कि यहाँ पे मेरा जो ब्लेड रिवर लू है उसका कंपोनेंट सामने आया है। तो ये सुनकर प्राइमर के सिटी लीडर हंसते हुए कहते हैं तो ये तुम हो, मैंने भी अभी यहाँ पे न्यूज़ सुना है कि जो स्पेस बेस्ड जो कि अलायंस में आए हुए हैं वहाँ पे तुम्हारे कंपोनेंट के नाम से जुड़े हुए हैं। मैं भी सोच रहा था कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये तुम हो। तो वो लू फेंग कहता कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही ट्रबल में हूँ। नॉर्दर्न अलायंस यहाँ पे मेरे बारे में जान चुकी है और वो सभी अटैक करने के लिए प्रिपेयर हैं। तो ये सुनकर प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि मुझे और भी बताओ। तो लू फेंग यहाँ पे डिटेल में बताने लगता है जो कि यहाँ पे सब चीज़ हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होती है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब प्राइमर के सिटी लीडर उसकी तरफ लू फेंग की तरफ तोड़कर शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या यहाँ पे तुम लोग हर्ट नहीं हुए थे। अब लू फेंग जिससे फाइट किया था वो कोई और नहीं कि ब्लड पैलेस लीडर और बेफेंग नाग थे। दोनों बहुत ही जाने मानी यूनिवर्स ओवरलॉर्ड थे जो कि ऑर्डिनरी यूनिवर्स ओवरलॉर्ड से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और लू फेंग ने उसके अटैक को झेला था बिना इंजर्ड हुए। और ये जानकर तो प्राइमर के सिटी लीडर तक हैरान हो गए थे कि आखिरकार लू फेंग के पास ऐसा कौन सा चीज है जो कि डिफेंड कर रहा है। ये जरूर तो सीनियर ट्रू ट्रेजर होगा, ये बहुत ही पावरफुल आर्मर होगा। लेकिन वो लू फेंग से इसके बारे में नहीं पूछते क्योंकि उन्हें ही पता था कि लू फेंग के पास ऐसे कई सीक्रेट्स हैं जो कि अनडाइंग गॉडली बॉडी से भी एक्सेप्शनल है, इसलिए वो इसके बारे में नहीं पूछते हैं। और जब से वो जानते थे कि लू फेंग जब अनडाइंग बना था तो उस वक्त जो सीन लू फेंग ने दिखाया था वो बहुत ही पावरफुल था, ऐसा आज तक प्राइमर के सिटी लीडर ने कभी नहीं देखा था।
इसी कारण वो लूफेंग से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं। अब इसके बाद वो सोचते हैं पर अब ये हो सकता है मेरा डिस्पल थोड़ा सा लकी है, इसी कारण ये सब हुआ है। यहाँ पे वो ज़्यादा नहीं सोचते और लूफेंग बोलता है कि यहाँ पे मैं उतना अच्छा नहीं हूँ कि ब्लड पैलेस लीडर जब वो आया था तो कॉम्बैट किया था और मैं सिर्फ अपनी गॉडली बॉडी से सर्वाइव कर पाया था। तो प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि गॉडली बॉडीज भी अपने स्ट्रेंथ का पार्ट होता है। तो लूफेंग भी रिप्लाई करते हुए कहता है टीचर आपको समझना चाहिए नॉट एंड टेरिटरी के जितने भी ग्रेट बीइंग्स हैं वो मेरे पीछे आ रहे हैं। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं अभी खतरे में हूँ, मैं चाहूँ तो कोई भी पोर्टल से नहीं जा सकता हूँ। मैं जिस भी पोर्टल में जाऊँ वहाँ पे खतरा मेरा इंतजार कर रही है। प्लीज टीचर मुझे यहाँ पे मदद कीजिए। अब ये पहली दफा था जब लूफेंग यहाँ पे सच में मदद मांग रहा था, वरना यहाँ पे लूफेंग कभी भी मदद नहीं मांग रहा था। प्राइमर के सिटी लीडर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि तुम सच में स्मार्ट हो जो कि अपने से डिसीजन नहीं लिए हो। तुम्हें पता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो तुम काउट हो जा पकड़े जाओगे और नटर अलायंस बहुत ही बड़ी अलायंस है। तुम उनके ग्रेट बीइंग से नहीं फाइट कर सकते हो। उनके पास कई सारे स्पेशल लाइफ फॉर्म्स के बंदे हैं और वहाँ पे कई सारे इनहेरिटेड टेक्निक्स मौजूद हैं। तुम खुद को नहीं डिफेंड कर पाओगे, लेकिन देखा जाए तुमने अपने आप को इतने समय तक संभाल के रखा है, ये भी इंप्रेसिव है। लूफेंग भी जानता था कि यहाँ पे उन सबसे फाइट नहीं कर सकता था। फिर प्राइमर के सिटी लीडर ऐसे उनसे बात करने लगते हैं जो कि ऐसे थोड़ा सा बकवास होता है। तो यहाँ पे फिर से लूफेंग कहता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तो प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि मेरे अपने रास्ते हैं। तो लूफेंग फिर से पूछता है टीचर आप मुझे कुछ एडवाइस दीजिए कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लूफेंग बड़ी ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा होता है। जिसके बाद प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि नॉट एंड टेरिटरी अलायंस के कई सारे गार्ड्स सारे पोर्टल में यहाँ पे गार्ड्स कर रहे होंगे, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें पोर्टल के क्लोज नहीं जाना चाहिए। तो ये सुनकर लूफेंग भी अमेज्ड हो जाता है और वो समझ जाता है कि आखिर टीचर क्या कर रहे हैं। और लूफेंग को पता चल जाता है कि उसके टीचर कहना चाहते हैं कि उसे उसी एरिया के अंदर रहना चाहिए, उसे पोर्टल के पास नहीं जाना चाहिए। तो प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइमर के सिटी लीडर से कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पे व्हीलपुल के पोर्टल से दूर रहना होगा, वहाँ पे तुम्हें खुद को छुपना होगा क्योंकि वहाँ पे जब तक यूनिवर्स मास्टर नहीं आएंगे तब तक वो तुम्हें नहीं पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे वो ऐसा ही करते हैं। अब लूफेंग भी जानता था कि वो उन सबसे बच सकता था। अब प्राइमर के सिटी लीडर आगे कहते हैं कि तुम यहाँ पे किसी भी यूनिवर्स मास्टर के सामने नहीं छुप पाओगे, इसलिए तुम्हें वहाँ छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे कोई यूनिवर्स मास्टर आए तो तुम्हें क्या करना है कि अपने गोलेनॉन बॉडी और रिमोट ओशन बॉडी को सेपरेट कर देना है और अपने जितने भी वैल्यूएबल्स हैं उन्हें रिमोट ओशन बॉडी के पास रख देना है। और बात रही यूनिवर्स मास्टर जो कि नॉर्टन टेरिटरी के, तो वो सिर्फ वहाँ पे 2 स्पेस बीस्ट को सर्च करने के लिए आए हुए हैं और वो यहाँ पे वहाँ पे 9 रिमोट ओशन के बॉडी को नहीं पहचान पाएंगे कि वो भी बीस्ट है। इसलिए तुम्हें वहाँ पे अपने आप को कैमोफ्लेज मतलब छुपा कर रखना होगा और तुम्हारे रिमोट ओशन को इसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो लूफेंग भी प्लान को समझ जाता है। आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे रिमोट ओशन को अपने आप को किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म करके मोसा क्लांसमैन के साथ छुप सकता था। वहाँ पे सिर्फ गोल्डन हॉर्न बीस्ट और उसी दोनों स्पेस बीस्ट को खोजने के लिए आए हुए थे, जिसके कारण गोल्डन हॉर्न बीस्ट ही मेन टारगेट बनने वाला था और यूनिवर्स मास्टर के आने के बाद भी गोल्डन हॉर्न बीस्ट ही उनका मेन टारगेट होता। और फिर यहाँ पे लूफेंग इस्तेमाल करता है। प्राइमर के सिटी लीडर कहते हैं कि अगर यहाँ पे वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी मार देंगे तो उनके हाथों में कोई भी चीज़ नहीं आएगा और यहाँ पर वो इन सबको इंस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वो इतना भी रेकलेस नहीं होगा। जब तक तुम अपनी बॉडीज को सेपरेट करके रखोगे तुम्हारे पास इनफ टाइम हो जाएगा और तब तक मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। तुम्हें करना है तो खुद को उस वक्त तक सर्वाइव करके रखना होगा। तो लूफेंग भी कहता यस टीचर मैं समझ गया। अब ये प्लान बहुत ही सिंपल था, लूफेंग जान चुका था, जिसके बारे में सीन चेंज कर 1012 रिवर प्राइमर रीजन ह्यूमन टेरिटरी को दिखाया जाता है, जहाँ पे 1012 रिवर वैनिश हो जाता है और प्राइमर क्यूरियोसिटी वहां से निकल जाते हैं लूफेंग को बचाने के लिए। और अब फिर हमें सीन चेंज कर व्हीलपुल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग अपीयर होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कोई रोता हुआ जो कहता है मैन के नाइट आ रहा है और वो अपने पास डोमेन 2 ट्रेयर को लेकर आ रहा था। और लूफेंग को सारी न्यूज़ के बारे में पता चल जाता है कि वहाँ पे सब लोग आ रहे हैं 9 टेरिटरी अलायंस की तरफ से। और अब फिर हमें सीन चेंज कर फॉरेस्ट के व्हीलपुल पोर्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 7 बीइंग्स जो कि बेली नाइट और किंग ब्लड पैलेस लीडर के साथ और आ जाते हैं। बेफिंग नाइट की ब्लड पैलेस लीडर वहाँ पहले आ चुके
होते थे और वो उन सब से बात कर रहे होते हैं। और जबकि लू फेंग उनके हाथों से बचकर भाग गया होता है तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों को यहाँ पर कोई मिला? तो वो दोनों बंदे कहते हैं कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला है। और यहाँ पे वो सब इन्हीं के बारे में, अपने बारे में नहीं बताना चाहते कि वो उनसे हार चुके हैं। अब यहाँ पे उन्हीं को खोजने के लिए आए हुए होते हैं और सब लोग वहाँ पे खोजना स्टार्ट कर देते हैं। दो बेंग्स वहाँ पे आ जाते हैं उस पोर्टल के पास, जो कि यहाँ पे सब चीज ढूंढने लगते हैं। और वो सभी यूनिवर्स नाइट्स होते हैं और सभी होंग अलायंस से भी बिलोंग करते हैं। और होंग अलायंस के बंदे भी यहाँ पे आ जाते हैं और साथ ही साथ में लू फेंग के पीछे नॉर्टर्न टेरिटरी अलायंस भी आ चुके होते हैं, जो कि उनको पकड़ने के लिए आए हुए होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग सच में बहुत ही मुसीबत में पड़ सकता था। और यहाँ पे देखते हैं कि आखिर लू फेंग कैसे उन सबसे बचने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार लू फेंग का सामना कैसे होने वाला है। आखिर लू फेंग अपने आप को डिस्गाइज और कैसे बचाता है एक यूनिवर्स मास्टर के सामने, और हम लोग जानेंगे थोड़ी देर बाद की यूनिवर्स मास्टर की स्पेस और टाइम कंट्रोल की पावर कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है कि लू फेंग आखिर उनसे कैसे बचता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।